यस, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं वो पोइम द स्नेयर। स्नेयर क्या होता है? स्नेयर एक जाल होता है जिस जाल के अंदर किसी जानवर को अपन कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एक ऐसा जाल। इस कविता को लिखने वाले हैं अपने जेम्स स्टेफन्स, जो कि मूलतः बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले थे। बहुत ही कष्टप्रद स्थिति से आपने लेखन कार्य प्रारंभ किया था और अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत ही सुप्रतिष्ठित वर्सेटाइल पॉइट के रूप में जगह बनाई। इस कविता के माध्यम से वो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, उन जानवरों और पक्षियों की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। हमें जानवरों को जाल में बंद नहीं करना चाहिए, पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। वो एक मार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमें कोई भी जानवर अगर छटपटाता हुआ दिखाई दे, जाल में अगर फंसा हुआ दिखाई दे, तो हमें उसको मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। वो इस कविता के माध्यम से उसको, जानवर को मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको वो जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, दर्द से चीखने की, चिल्लाने की, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम इस कविता के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। आई मीन्स मैं। यहाँ पर जो मैं आया है वो किसके लिए आया है? पॉइट के लिए आया है। यहाँ पर आई जो फर्स्ट पर्सन, अपन ने पहले भी पढ़ा था, आई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर बोलने वाला होता है। यहाँ पर बोलने वाला कौन है? कवि है। कवि क्या कहता है कि आई मैं। हियर मीन्स सुनना। अ सडन क्राई, सडन मतलब वो कवि अचानक बैठा हुआ होता है और उस बैठे हुए कवि के पास अचानक से आवाज़ आती है। सडन मीन्स अचानक, क्राई मीन्स चीखने की आवाज़ होती है। और जो चीखने की आवाज़ होती है वो आवाज़ कैसी होती है? पूरी तरह से पेन, दर्द भरी। तो कवि जेम्स स्टीफन्स क्या कहते हैं कि एक दिन वो बैठे हुए होते हैं और अचानक से वो किसी के चीखने की आवाज़ को क्या करते हैं? सुनते हैं। देयर इज़ अ रैबिट। और जो आवाज़ उन्होंने चीखने की सुनी थी, वो आवाज़ उन्होंने एक आइडिया लगाया। आवाज़ से ही उन्होंने ये पहचाना कि वो चीखने की जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ किसकी आ रही थी? रैबिट। रैबिट किसको कहते हैं? खरगोश को। यानी वो चीखने की जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ किसकी आ रही थी? रैबिट की आवाज़ आ रही थी। इन अ स्नेयर। स्नेयर मीन्स, मैंने आपको बताया अभी जस्ट स्टार्टिंग में, स्नेयर मीन्स एक जाल होता है। यानी एक खरगोश, कवि को महसूस होता है कि कोई खरगोश कुछ दूरी पर एक जाल में फंसा हुआ है और वो उस जाल में से दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और अचानक कवि उस चीखने की आवाज़ को सुनता है। नाउ, तो कवि रुक जाता है। कवि को आइडिया नहीं होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कवि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, फिर अपने काम में लग जाता है। लेकिन फिर से आई हियर द क्राई अगेन, मैं फिर से सुनता हूँ। हियर मीन्स सुनना, द क्राई यानी वो चीखने की आवाज़ को मैं फिर से सुनता हूँ। अगेन, अगेन का मतलब होता है वापस। मैं वापस उस खरगोश के दर्द से रोने की आवाज़ को, दर्द से चीखने की आवाज़ को मैं पुनः सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। बट देखिए, बट जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर कंडीशन कैसी हो जाती है? एडवर्सेटिव कंडीशन हो जाती है। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विपरीत। जैसे बट का प्रयोग कर लेते हैं, अच्छी चीज़ हो रही, लेकिन बट लगते ही क्या हो जाएगा? वापस उसका कोई ना कोई रिवर्स होगा। बट कवि बार बार उस खरगोश के चीखने की आवाज़ तो सुनता है, लेकिन कवि क्या कहता है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ। कैन नॉट टेल, टेल का मतलब होता है बताना। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फ्रॉम वेयर, किस स्थान से आवाज़ आ रही है, उसको मैं नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बार बार आई वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, वो आई वर्ड किसके लिए आ रहा है? कवि के लिए आ रहा है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि मैं चीखने की आवाज़ सुनता हूँ, बट आई कैन नॉट फाइंड फ्रॉम वेयर द वॉइस हैज कम। नेक्स्ट स्टेंजा अपन शुरू करते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए, कवि ने लास्ट स्टेंजा
फर्स्ट स्टेंजा की अंतिम लाइन और नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को एक सिमिलरिटी दी है। इस सिमिलरिटी देने का उद्देश्य क्या रखा गया है? जैसे फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में उसने लिखा बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को फिर से उसने शुरू किया बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है? उस जानवर के प्रति अपनी जो भावना थी, इमोशनल भाव थे उसके प्रति, उन भावों को व्यक्त कर रहा है, मार्मिकता को व्यक्त करना चाहता है, इसीलिए वापस उन लाइन के साथ उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। अब कवि क्या कहता है कि उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी, मैं उसके चीखने की आवाज़ को सुन नहीं रहा था। ही इज कॉलिंग, अब यहाँ पर ये ही लगाया है उस खरगोश के लिए, क्योंकि कवि को वो खरगोश दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस खरगोश को उसने आइडेंटिफाई जरूर कर लिया है कि ये आवाज़ किसकी आ रही है? खरगोश की आ रही है। जैसे आपको कोई जानवर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो अपन क्या आइडिया लगाएंगे? कुत्ता भौंक रहा होगा। बिल्ली की आवाज़ सुन के, तो उसी प्रकार से इस कवि ने उस खरगोश की आवाज़ को सुनकर ये आइडिया लगा लिया था कि ये आवाज़ निश्चित रूप से किसकी है? खरगोश की है। ही इज कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब होता है पुकारना। कॉलिंग का मतलब होता है पुकारना, यानी जैसे कॉल आता है ना, कोई हमें पुकार रहा है फ़ोन पे, इसी प्रकार से कॉलिंग। फॉर एड, किसके लिए पुकार रहा था? कोई वहाँ पर सहायता के लिए, यानी किसी न किसी को, उस खरगोश को कोई न कोई सहायता की आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वो कहाँ पर फंसा हुआ था? एक जाल में फंसा हुआ था। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, यानी उसके जो चीखने की आवाज़ से, यानी दर्द से वो जो चीख रहा था, दर्द के मारे जो रो रहा था, उस दर्द के मारे रोने से जो वहाँ का वातावरण था, वो वातावरण पूरी तरीके से कैसा हो गया? फ्राइटन का मतलब होता है पूरी तरह से डराने वाला हो गया, भयभीत कर देने वाला हो गया, यानी चारों तरफ का वातावरण कैसा हो गया? दुखमय हो गया था। तो कवि यहाँ पर जो ये फ्रेज का प्रयोग उसने किया है, फ्राइटन्ड एयर, का मतलब है कि उस खरगोश के दर्द से चीखने के कारण वहाँ का आसपास का वातावरण पूरी तरह से कैसे हो गया है? दुखमय हो गया है, दर्दमय हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और उस वातावरण में, भयभीत करने वाले वातावरण में जो प्रत्येक चीज़ थी, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ कैसी लग रही थी? वहाँ पे अफ्रेड करने लग रही थी, डराने वाली लग रही थी। यानी उस प्रकार के वातावरण में वहाँ की जो प्रत्येक चीज़ थी, वो प्रत्येक चीज़ कैसी हो गई थी? भयभीत हो गई थी। कवि को खुद को भी डर महसूस होने लग गया था कि ये आवाज़ें, दर्द भरी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यहाँ पर फिर लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन के साथ कंबाइंड किया गया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अब कवि ने क्या देखा था कि उस दर्द के मारे चिल्लाने के कारण रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रिया पड़ना, यानी दर्द से चिल्लाने के कारण उसके चेहरे पर क्या हो चुकी थी? सलवटें आ चुकी थी। दुख से उसके चेहरे पर सलवटें आ चुकी थी। रिंकलिंग का मतलब होता है सलवटें भरना। ऑफ हिज लिटिल फेस, अब ये सब कवि जो है वो आइडिया लगा रहा है कि निश्चित रूप से वो खरगोश चीख रहा है, कहीं दर्द में फंसा हुआ है, और उस दर्द से चीखने से आसपास का वातावरण पूरी तरह से फ्राइटन, डराने वाला हो गया है, और उसका चेहरा निश्चित रूप से झुर्रीदार हो चुका होगा, क्योंकि दर्द से, दुख से उसके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई होगी। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, क्योंकि वो फिर से चीखता है। एज ही क्राइज अगेन, वो फिर से क्या करने की कोशिश करता है? चीखने की कोशिश करता है। अगेन फॉर एड, वो फिर से किसके लिए? हेल्प के लिए, सहायता के लिए वो फिर से चिल्लाता है, और बार बार चिल्लाने से दुख के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से दुखी हो चुका है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कवि उसके चीखने की आवाज़ सुन रहा है, कवि उसके दर्द से कहीं फंसे होने का आइडिया लगा रहा है, बट लेकिन आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। प्लेस मीन्स स्थान। मैं उसके दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुन रहा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ कि इस समय उसकी स्थिति कैसी होगी, बट आई एम अनेबल टू फाइंड द प्लेस वेयर ही इज स्नैप्ड।
कहाँ पर वो चिपका हुआ है, कहाँ पर वो छिपा हुआ है, उस स्थान को मैं एक्चुअली ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, केवल उसके चीखने की आवाज़ आ रही है। वेयर इज पा इज इन द स्नेयर। कवि ये महसूस नहीं कर रहा है कि कहाँ पर उसके जो पा मीन्स पंजे, कहाँ पर उसके जो पंजे हैं वो पंजे जाल के अंदर फंसे हुए हैं। स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल। कवि ये बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा है, महसूस तो कर रहा है उसके फंसे होने को, लेकिन कवि ये बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रहा है कि वो खरगोश किस स्थान पर उसके पंजे जाल के अंदर फंस चुके हैं और किस स्थान से वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। लिटिल वन। अब कवि उस छोटे से पक्षी जो जाल में फंसा हुआ है, कवि अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्लानि से महसूस करता है, उस पक्ष जानवर के प्रति बहुत ज़्यादा पश्चाताप है, और वो उसको संबोधित करते हुए क्या कहता है कि लिटिल वन, वो छोटा सा जानवर, ओ लिटिल वन, वो छोटा सा जानवर जो जाल के अंदर फंसा हुआ है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। सर्च, सर्च का अर्थ होता है तलाश करना। एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक स्थान पर। मैंने उस खरगोश की चीख को सुनकर वहाँ के आसपास के प्रत्येक स्थान पर मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की, मैंने उसको प्रत्येक जगह पर ढूंढा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति बिल्कुल सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार के जाल में नहीं फंसाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक प्रकृति में विचरण करने का अवसर देना चाहिए। ओके, थैंक यू।